जज्बा। गुजरात का एक छोटा गांव बालीखेड़ा। भयंकर तूफानी रात और चारों तरफ पानी ही पानी। लगातार हो रही बारिश में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। एक घर में हल्की सी रोशनी थी। इतने में किसी के रोने की आवाज़ आई। फिर लड़की हुई है। चारों तरफ खामोशी छा गई। सहसा रोने की आवाज़ बंद हो गई। सुबह के 4 बजने को थे। राधिका ने राहत की सांस ली। उसे आज ही शहर के लिए गाड़ी पकड़नी थी। थोड़ी देर में पूरी सुबह हो गई। अलसाते हुए उसने बिस्तर छोड़ा। तभी चाची की आवाज़ आई, बिटिया चाय बन गई है, आकर पी लो। अंगड़ाई लेती हुई बोली, आ रही हूँ चाची। रात में ढंग से सो न सकने के कारण भारीपन लग रहा था। बिस्तर से उठकर चाचा के पास आ गई और बोली, चाचा पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं कैसे जाऊंगी। बिटिया आई हो तो 3-4 हफ्ते रुक कर जाओ, चाची ने कहा। पानी बंद होने के बाद मैं तुमको आसपास घुमा लाऊंगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो तो पूरा होने से रहा इस बारिश में, पर उसका जयपुर पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, चली जाना। इधर चाची गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूड़ी नाश्ते में बना रही थी। वह नहाने चली गई और रात में रोने की आवाज़ के बारे में पूछना ही भूल गई। नहाकर आई, नाश्ता किया और फिर चाचा के साथ घूमने निकल गई। प्रोजेक्ट के बहुत सारे काम बाकी थे, मगर बारिश की वजह से सारा प्रोग्राम बेकार हुआ सा लग रहा था। आज दोपहर के बाद से ही बारिश कम हो गई और उसने अपने बचे हुए काम पूरे किए ताकि वापस जयपुर जा सके। 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। जाने का समय आ गया। चाचा चाची को वापस आने का वादा करके अपने शहर चली गई। घर का जैसे ही दरवाज़ा खोला, ढेर सारे पेपर यहाँ वहाँ पड़े थे। उनको उठाकर वो देखने गई। एक लिफाफा देखते ही उसकी आंखें चमक गई। अरे, ये तो बीना दीदी का पत्र है। तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते ही खुशी से झूम गई। चलो, आखिर बीना दीदी विदेश से वापस आ रही है। कुछ तो काम हल्का हो गया और वो अब अपनी सहेली के साथ घूम फिर सकेगी। राधिका अपनी पढ़ाई के साथ साथ सर्विस भी करती थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने बड़े प्यार से की थी। जब कॉलेज गई तो पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं था। वो अपनी तरह अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। एक दिन कहीं बीना दीदी से मुलाकात हो गई तो अच्छी सहेली बन गई। 60 के आसपास थी, पर वह उसे बहुत अच्छी लगती थी। उल्टे पल्ले की साड़ी, बड़ा सा जूड़ा, आँखों में चश्मा, बड़ी बड़ी आँखें, चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक अलग ही दिखती थी। उसके विपरीत राधिका मुश्किल से 24-25 साल की थी। मॉडर्न पर बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो अपने जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। बीना दीदी एक एनजीओ चलाती थी, जिसमें एक पालना घर भी था और वह वहाँ की हेड थी। उस पालना घर की विशेषता यह थी कि उसमें केवल लड़कियां ही थी। राधिका भी कभी कभी वहां जाकर मदद करने की कोशिश करती थी। इधर कुछ महीनों से बीना दीदी विदेश गई हुई थी, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी राधिका को दे रखी थी। अब उसके आने पर राधिका काफ़ी खुश थी। इतने में उसकी मेड भी आ गई। उसने सारे घर की सफाई की। तब तक राधिका नहा धोकर तैयार हो गई। मेड राधिका से बोली, बेटा कुछ खाने को तो नहीं बनाना है? मैं बना दूं? तुम थकी होगी। अरे नहीं काकी, मैं बस बाहर जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूँगी। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, अरे राधिका बिटिया कब आई हो? उसने मुड़कर देखा तो अंकल आंटी थे, जो उनके बगल के घर में रहते हैं। आंटी के 2 बेटे थे जो विदेश में पढ़ते थे। आंटी अंकल उसका बड़ा ख्याल रखते थे। राधिका राधिका करते आंटी अंदर ही आ गई। वो उसे देखने के लिए काफ़ी आतुर थी। ये क्या बेटा, आते ही फिर चल दी? अरे आंटी, मैं पालना घर जा रही हूँ।
आज बीना दीदी वापस आ गई है, अच्छा कहते हुए आंटी ने गहरी सांस ली। वो बोली, आंटी क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? आंटी ने बड़ी ही लापरवाही से कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी और चुपचाप उठकर चल दी। अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि फिर वापस आकर बोली, बेटा लौटकर घर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। आंटी बड़े अनमने ढंग से बोली। ताला बंद करते हुए आंटी से बोली, आंटी शाम को मिलते हैं और आपके हाथ का खाना भी खाऊंगी। आंटी ने सुनकर भी नहीं सुना और बिना बोले ही चली गई। पालना घर के बाहर तक बच्चों की आवाज़ आ रही थी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, जिसे सुन राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंदर आते ही सारे बच्चे दीदी दीदी कहकर लिपट गए। कोई अपनी कार, कोई अपनी गुड़िया की नई ड्रेस दिखा रहा था। दूर कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप थी। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी मुनिया अपनी दीदी से बात नहीं करेगी क्या? अपने छोटे छोटे हाथों से आंखों को मलते हुए कुछ सोचकर चहक गई। दीदी चलो मेरे साथ, मुझे कुछ दिखाना है आपको। लगभग घसीटते हुए अंदर ले गई। वहाँ एक पालने के पास जाकर बड़ी बड़ी आंखें मटकाती हुई बोली, कैसी लगी मेरी गुड़िया आपको? उसने देखा पालने में एक प्यारी सी बच्ची थी जिसने हरे रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। उसने झुककर उसके गालों को छुआ। ओ कितनी प्यारी है, ये कब आई? अरे तुम आ गई? बच्चों का शोर सुनकर बीना दीदी बाहर आ गई। राधिका हंसकर उनके गले लग गई। आप तो जानती हो ये बच्चे मेरी जान है, इनके अलावा मेरा है कौन? बीना दीदी बोली, इसे कोई परेशानी है, ये अन्य बच्चों की तरह नहीं लगती, इसलिए आज डॉक्टर को बुलाया है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा रहा? ठीक ही था, बारिश की वजह से काफ़ी परेशान हो गई, पर पूरा हो गया। बीना दीदी काफ़ी थकी थी। राधिका ने साथ लाए खिलौने बच्चों में बांट दिए। बच्चों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। चाय पीने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। रात में जब वो आंटी के पास गई तो उसे आंटी काफ़ी खुश लगी। उसने भी छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है आंटी, सुबह तो कुछ और ही मूड था और अभी कुछ और। आंटी शर्मा कर उसके गाल पर हल्की सी प्यार की थपकी देते हुए बोली, हट बदमाश कहीं की, और दोनों खिलखिला कर हंस दी। इतने में अंदर से अंकल आ गए। उसने अंकल से पूछा, अंकल सोनू मोनू की पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है, पर वो अब वापस नहीं आना चाहते, वहीं अमेरिका में जॉब भी करना चाहते हैं। उसने अंकल से पूछा, आपने मना नहीं किया? तुमको लगता है वो हमारी बात सुनेंगे? अंकल बोले, पर बेटा हम एक बेटी गोद लेना चाहते हैं, इसलिए तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारे पालना घर में कोई छोटी सी बिटिया हो तो गोद दिला दो। आंटी बोली, बेटा तुम्हारा बहुत एहसान होगा, वरना सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। ये अपने काम में मस्त रहते हैं, उसके आने से हमारे घर में खुशियाँ आ जाएगी। ठीक है अंकल, कल सुबह आप मेरे साथ चलिएगा, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। सुबह 8 बजे डोरबेल की आवाज़ से उठी तो देखा कि सामने अंकल और आंटी खड़े थे। क्या तुम तो तैयार भी नहीं हुई, ये कोई सोने का टाइम है? अंकल प्यार से डांटते हुए बोले, सॉरी बस 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी से तैयार होकर सब साथ साथ पालना घर पहुँचे। उसने सारी बात बीना दीदी को फ़ोन पर पहले ही बता दी थी। दीदी एक एक करके सारी लड़कियों से अंकल आंटी को मिलाने लगी, पर उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे बच्चे लालसा भरी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। मुझे गोद ले लो तो मेरा जीवन संवर जाएगा। तभी किसी के रोने की आवाज़ आई। आंटी ने पीछे मुड़कर देखा। झूले में एक प्यारी सी बच्ची थी। वो बच्ची उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। आंटी ने उसे अपनी गोद में लिया और प्यार से चूम लिया।
बेटा, मुझे यही बेटी चाहिए। पर आंटी, ये तो सिर्फ 15 दिन की है और शायद बीमार है। आज ही डॉक्टर इसे देखने आए थे। इतने में बीना दीदी आ गई और बोली, मैं साफ साफ बता दूं, इसके पैर खराब हैं, ये विकलांग है। आंटी ने अंकल की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। बोले, हमें चैलेंज पसंद है। आसान जिंदगी तो सभी जीते हैं, मैं कुछ अलग करने में विश्वास रखता हूँ। दीदी बोली, जैसी आपकी इच्छा, मैं कागजी कार्रवाई पूरी करवा देती हूँ। तब तक आप लोग यहाँ बैठें। करीब 1-2 घंटे में सारा काम निपट गया और वे उसे लेकर घर आ गए। दोनों बहुत खुश थे। उनके घर में जैसे जान आ गई थी। सारे घर में खिलौने बिखरे रहते थे। अब आंटी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। राधिका जब भी सुबह शाम निकलती तो जिया से मिलती। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। पढ़ाई पूरी होते ही उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई, पर वो आंटी अंकल से उसका संपर्क बना रहा। वो 2-3 दिन में फ़ोन करती और बस जिया की बातें होती कि वो ये करती है, वो करती है, उसे डांस का बड़ा शौक़ है, बहुत अच्छा डांस करती है। ऐसे कब 15 साल बीत गए पता ही नहीं चला। राधिका की शादी हो गई और वो एक बच्चे की माँ भी बन गई, पर कुछ नहीं बदला तो आंटी का फ़ोन करना और जिया के बारे में बातें करना। राधिका को लगता है कि वो भी जिया के साथ साथ ही बड़ी हो रही है। जिया इस समय 12वीं की परीक्षा दे रही थी। उस दिन वो ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि आंटी का फ़ोन आया। बोली, राधिका बेटा, जिया को सारे जयपुर में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। अब दूसरा कंपटीशन प्रदेश स्तर पर है। राधिका खुश हो गई। बोली, आंटी, मेरी बात जिया से करवा दो। जिया ने फ़ोन लिया और चहकते हुए हेलो बोला। कैसी हो दीदी? गोलू कैसा है? गोलू अच्छा है। जिया, तुम डांस प्रतियोगिता में ज़रूर जीतोगी। मुझे पूरा विश्वास है। जब तुम्हें सम्मान मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, ये वादा है। अच्छा, अब रखती हूँ। एक दिन ऑफिस से आकर खाना बना रही थी कि गोलू ने टीवी ऑन कर दिया। उसी चैनल पर अचानक जिया का नाम सुनकर चौंक गई। भागकर आई तो मानो आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिया को 26 जनवरी के अवसर पर पुरस्कृत किया जाना था। उसे कथक में सर्वश्रेष्ठ डांसर का अवार्ड मिला था। हर चैनल पर जिया की ही न्यूज़ थी। हर जगह वो दिखाई दे रही थी। उसने अपनी विकलांगता को अपने आत्मविश्वास से हरा दिया था। लड़की ठीक से चल नहीं सकती थी। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सामान्य लड़कियों को कैसे पराजित कर दिया। खुशी के आंसू आंखों में छलक आए। वो छोटी सी लड़की जब बचपन में डांस करती तो सब उसका मजाक उड़ाते, पर आंटी ने हमेशा उसको बढ़ावा दिया। उस नन्ही सी बच्ची ने एक दिन टीवी पर फेमस कथक डांसर डॉक्टर पद्मावती को डांस करते देखा। तभी से ठान लिया कि वो भी डांस करेगी। उसने उनको अपना रोल मॉडल मान लिया था। डांस करते हुए जब वो बार बार गिरती तो उसकी टीचर और उसकी माँ आंटी हमेशा उसका हौसला बनाए रखते थे। उसने फ़ोन लगाया तो वहाँ आंटी ने हेलो कहा, पर खुशी के मारे कुछ न बोल सकी। का बोली, आंटी, उस दिन मैं भी ज़रूर आऊँगी। आप जिया को बता देना। बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से। बीच में उनकी बात काटते हुए वह बोली, आंटी, कुछ नहीं, यह सब आपके कारण संभव है। आज उस पालना घर का नाम विश्व में गूंज रहा है। उसका श्रेय आपको ही जाता है। वो दिन भी आ गया जब जिया को पुरस्कृत किया जाना था। उसे जयपुर के लिए निकलना था कि अचानक गांव से इलाज के लिए चाचा चाची आ गए। मैंने उन्हें जिया की फ़ोटो दिखाई तो उसे देखते ही चाची चौंक गई। बोली, बेटा, यह तो हमारे गांव की पद्मा की बेटी लगती है। राधिका बोली, अरे नहीं चाची, यह हो ही नहीं सकता।
मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह हमारे लिए पालना घर की बच्ची है। मैंने उन्हें डॉक्टर पद्मावती की फ़ोटो और उनका पूरा परिवार नेट पर सर्च करके दिखाया तो वो चाची के गांव की ही थी। अपने शुरुआती दिनों में वहीं रहती थी, मगर जब पैसा और नाम हो गया तो गांव छोड़कर शहर आ गए। उनकी 2 बेटियां थी। उसका चेहरा जिया से काफ़ी मिलता है। मैं आश्चर्य से चाची को देखने लगी। चाची बोली, बेटा मैं सब समझ गई। राधिका तुमको याद होगा जब तुम गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आई थी तो बरसात में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी। तब तुमने पूछा था कि वह कौन है। जानती हो बेटा, उस दिन इसी पद्मा ने एक अपाहिज लड़की को जन्म दिया था। पहले से ही उसकी 2 बेटियां थी और वो अपनी बेटियों को अपनी तरह डांसर बनाना चाहती थी, पर शायद अपाहिज को देखकर उसने उसे जयपुर के अनाथालय में छोड़ दिया। गांव वालों के सवालों से बचने के लिए गांव छोड़ दिया। ये सब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चाची से पूछा, आपको दिन तारीख कुछ याद है? वो बोली, ये कोई भूलने वाला वाकया नहीं है। मुझे खुद पद्मा ने बताया था कि उसको कहाँ छोड़कर आई है। मैंने उसे काफ़ी समझाया भी था, पर वह तो अपनी बात पर अड़ी थी। पर भाग्य की विडंबना देखो, उसी लड़की ने उसका नाम रोशन किया। बाकी 2 लड़कियों में एक डॉक्टर थी और दूसरी अध्यापिका। चाची राधिका से बोली, बेटा तुम मुझे इसका नंबर दे सकती हो? मैंने तुरंत नेट पर सर्च करके फ़ोन लगाया। चाची का नाम सुनते ही उन्होंने बोला, मेरी बात कराओ। उसने फ़ोन चाची को दिया और चाची करीब 1 घंटा फ़ोन पर बात करती रही। मैंने जितना बताया वो सारा उनके साथ शेयर किया। फिर फ़ोन रखने के बाद बोली, बेटा ये उसी की लड़की है। मैंने फ़ौरन बीना दीदी को फ़ोन लगाया और कहा, जिया का रिकॉर्ड चेक कराएं। उन्होंने कहा, राधिका रिकॉर्ड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पद्मा मेरी अच्छी सहेली है, इसलिए मैंने भी उसकी मदद की थी। मुझे क्या पता था आज यह नौबत आ जाएगी। माँ बेटी आमने सामने होंगी। क्या ये आप क्या कह रही हो? तुमने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा। जिया ने उन्हें अपना रोल मॉडल माना था। वो उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी लेना चाहती थी। पद्मा भी इस समारोह में होंगी और उसे पता भी नहीं होगा कि वो अपनी ही बेटी को सम्मान दे रही है। ऐसा नहीं है बीना दीदी, उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी बेटी है। फिर उसने चाची और पद्मा की सारी बातें बता दी। सुनकर बीना दीदी बोली, हे भगवान, परसों क्या होने वाला है? खैर सब भगवान पर छोड़ो, परसों मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। पर इन सबसे अनजान जिया अपनी दुनिया में मस्त थी। गांधी हॉल में चारों तरफ चहल पहल थी। करीने से सजी कुर्सियां रखी थी। चीफ गेस्ट और परिवार के लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था थी। स्टेज फूलों से सजा हुआ था। जिया के माता पिता और भाई सबसे आगे कतार में बैठे थे। ठीक उनके पीछे राधिका चाची, बीना दीदी बैठी थी। प्रोग्राम शुरू होने वाला था। सारे चीफ गेस्ट आ गए। डॉक्टर पद्मा भी आ गई और चाची की तरफ देखकर हौले से मुस्कुरा दी। प्रोग्राम अपने निश्चित समय से शुरू हो गया था। एक एक विजेताओं के नाम घोषित होते गए। अंत में जिया की बारी आई। जैसे ही वो लड़की स्टेज पर आई, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। जिया को जब अवार्ड मिला तो डॉक्टर पद्मा बोली, आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिया के खून में नृत्य शामिल है। इसे प्रेरणा मुझसे मिली है। ये मेरी ही बेटी है। आज मुझे गर्व हो रहा है इसे अपनी बेटी कहते हुए। मैं अपने किए पर माफ़ी मांगती हूँ। वे जिया से हाथ जोड़कर बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे। क्या अपनी माँ को गले नहीं लगाएगी? जिया शून्य सी खड़ी रही।
सारे कैमरे रिपोर्टर उसकी तरफ दौड़ पड़े। जिया ने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ, आप मेरी इस खुशी में मुझे गले भी नहीं लगाएंगी? जिया पद्मा की तरफ घूमकर बोली, मैडम, आप मेरी रोल मॉडल है। ये मेरी माँ है और अपने माँ पापा दोनों भाई के साथ स्टेज से उतरकर इस शोर में कहीं खो गई। डॉक्टर पद्मा उसे दूर से देखती रही और वो अपने परिवार के साथ उसकी आंखों से ओझल हो गई। डॉक्टर पद्मा को आज अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि जिया ने उन्हें उनकी गलती के लिए माफ़ नहीं किया।